नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न। और ये जो प्रश्न हैं ये आपके आने वाली कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं ये किसी एक विषय से संबंधित नहीं है, ये सभी विषयों से संबंधित हैं। ये चाहे आप गणित विज्ञान से तैयारी कर रहे हों, या आप SST सामाजिक ज्ञान से कर रहे हों, या आप फर्स्ट लेवल 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन से कर रहे हों, ये सभी में आप हिंदी से कर रहे हों या इंग्लिश, सभी में ये प्रश्न बराबर महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? मूल्यांकन उपागम को प्रचलित करने का मतलब प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? मॉरिसन को, BS ब्लूम को, किलपैट्रिक को या हर्बर्ट को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन उपागम जो दिए थे, जो प्रसिद्ध करवाए थे, ये करवाए थे BS ब्लूम ने, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का प्रयोग छात्रों में डैश उत्पन्न करता है। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि अधिगम सामग्री का प्रयोग छात्रों में क्या उत्पन्न करता है? अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, गृह कार्य की प्रेरणा देता है, नीरसता उत्पन्न करता है या आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है अधिगम सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, ये छात्रों में क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये गृह कार्य की प्रेरणा नहीं देते ये, और नीरसता भी उत्पन्न नहीं करते, आत्मविश्वास की भावना पैदा करते हैं और अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो इन दोनों में जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। छात्र द्वारा सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा प्रशंसक शब्द कहना क्या कहलाता है? मतलब कक्षा में अगर छात्र सही उत्तर दे रहा है किसी बात का, किसी प्रश्न का, तो अध्यापक द्वारा प्रशंसक शब्द जैसे कि शाबाश, वेरी गुड, गुड, इस तरह टीचर जैसे बोलता है बच्चे को, छात्र को, तो ये क्या कहलाता है छात्र के लिए? प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, प्रेरणा या उद्दीपक? तो ये कहलाता है छात्र के लिए पुनर्बलन। सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ये किस सिद्धांत में बताया गया है या किस विधि में बताया गया है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना ये लागू होता है निगमन विधि में, ध्यान रखिएगा। निगमन विधि होती है जिसमें नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, तो इसी पे ही लागू होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो प्रश्न है किसी एक विषय से संबंधित नहीं है, ये सभी विषयों से संबंधित प्रश्न हैं। ये कॉमन ऐसे प्रश्न शिक्षण विधियों के कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग परीक्षा की, तो उसमें ये प्रश्न सभी के लिए ही बराबर महत्वपूर्ण है, चाहे लेवल 1 हो या 2 हो, या फिर आप गणित विज्ञान से या सामाजिक विज्ञान से या लेवल 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, इन सभी में ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। पांचवा प्रश्न है, विचार विमर्श का महत्व है। विचार विमर्श का महत्व कहाँ होता है? मौखिक परीक्षा में, लिखित परीक्षा में, प्रयोगात्मक परीक्षा में या उपरोक्त सभी में? तो विचार विमर्श का जो महत्व है, देखिए लिखित परीक्षा में तो विचार विमर्श होता ही नहीं है और प्रयोगात्मक परीक्षा में भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक। जब हम बातचीत करते हैं आपस में तभी तो विचार विमर्श करते हैं, तो विचार विमर्श का महत्व किस में हो जाएगा? मौखिक परीक्षा में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में महत्व किसको दिया जाता है? अनुबंधन को, अवलोकन को, प्रयास एवं त्रुटि को या करके सीखने का सिद्धांत? तो फ्रेंड्स, प्रयोगशाला में जब भी वो प्रयोगशाला विधि में आप महत्व दिया जाता है, मतलब प्रयोगशाला में जब बच्चा कुछ करता है तो उसमें महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत को। बच्चा करता है तभी सीखता है,
इस चीज़ को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध होता है। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, जीवन मूल्यों से, अध्यापक का व्यवहार या शिक्षार्थी का व्यवहार। तो विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध होगा विषय वस्तु से, क्योंकि विषय वस्तु के से संबंधित ही होंगे उद्देश्य, तो वही होंगे विशिष्ट उद्देश्य। किस परीक्षा के द्वारा बालक शीघ्र व तीव्र समझने वाला बनता है? मतलब कैसी परीक्षा के द्वारा बालक शीघ्र व तीव्र समझने लगता है? लिखित कार्य से, मानसिक कार्य से, मौखिक कार्य से, उपरोक्त सभी से। तो बालक तीव्र या शीघ्र समझने वाला बनता है तो वो बनता है मानसिक कार्य से। जब बालक को कोई मानसिक क्रिया करने के लिए दी जाती है और वो अपने अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस कार्य को करता है, तो बालक कैसा बनता है? शीघ्र व तीव्र समझने वाला। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि प्रजातंत्रात्मक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करती है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, इकाई शिक्षण विधि या स्रोत संदर्भ विधि। तो प्रजातंत्रात्मक मूल्यों का जो सिद्धांतों का अनुसरण करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा यह है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि। नेक्स्ट है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त स्रोत है। तुलनात्मक किसी चीज़ में, मतलब किन्हीं भी चीज़ों में हमें अगर तुलना करनी है तो उसके लिए उपयुक्त स्रोत क्या है? चित्र, ग्राफ, मानचित्र या उपरोक्त सभी। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए स्रोत होगा तो ये सभी होंगे। हम चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से दो या उनसे अधिक चीज़ों में तुलना कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इकाई योजना क्या है? अधिगम अनुभवों का समन्वित रूप है, पढ़ाए जाने वाले पाठ के छोटे छोटे अंश हैं, पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह है या इनमें से कोई नहीं। अधिगम अनुभवों का समन्वित इकाई योजना बोला गया है। इसमें इकाई योजना क्या है? तो इकाई योजना वही है कि पढ़ाए जाने वाले, जो भी अध्यापक, शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठों को पढ़ा रहा है उसको छोटे छोटे अंशों में, उनके छोटे छोटे भागों में या खंडों में विभाजित करके उसको पढ़ाए। बोध प्रश्न पूछना कब अधिक उपयोगी है? बोध प्रश्न, छात्रों से बोध के प्रश्न पूछना कब अधिक उपयोगी होता है? पुनरावृत्ति के समय, पाठ के प्रारंभ में, पाठ के मध्य में या प्रत्येक चरण की समाप्ति पर। तो बोध प्रश्न पूछना उपयोगी होता है हमेशा सदैव पुनरावृत्ति के समय। जब आप एक पाठ, एक अध्याय या एक खंड आप पढ़ा दें, उसके बाद जब आप उसकी पुनरावृत्ति कराएं तो उस समय बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का उद्देश्य है। आप कुछ तथ्य हैं, कुछ आंकड़े हैं, उसके आधार पर आप पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ज्ञानोपयोग, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक या अवबोधात्मक। तो तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का जो उद्देश्य ये कहलाता है ज्ञानात्मक। मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? मनोविज्ञान के अनुसार पूछा है कि एक बालक में भाषा का विकास पूछा गया है कि विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? अनुकरण से, अभ्यास से, जिज्ञासा से या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, विकास जब भी होगा तो विकास होगा अभ्यास से। सही आंसर हो जाएगा अभ्यास। बच्चा या बालक या व्यक्ति जितना ज़्यादा जिस चीज़ का अभ्यास करेगा उस चीज़ में उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपरोक्त सभी। तो एक बालक में भाषा उपागम यानी भाषा अर्जित करने के लिए, सीखने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्जित करने के लिए बच्चे में जिज्ञासा भी होना चाहिए, उसे वह अनुकरण भी करे और अभ्यास भी करे, तभी उसकी बालक वह भाषा उपागम यानी अर्जित कर पाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। किसी कक्षा कक्ष में संचार किस चीज़ पर निर्भर करता है? कक्षा अंतःक्रिया पर, शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा अंतःक्रिया पर। उसका संचार जो निर्भर करता है किसी भी कक्षा में, वो कक्षा की अंतःक्रिया, अध्यापक और छात्रों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है उसका संचार। कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए। किसी भी कक्षा कक्ष का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षा पे केंद्रित, छात्र केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित या सामान्य केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। मतलब जिस तरह छात्रों को जिस भाषा में जिस तरीके से समझ आए तो उसी तरह संप्रेषण करना चाहिए। यदि एक छात्र विद्यालय में लगातार देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? मतलब एक छात्र अगर लगातार विद्यालय में देरी से आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अभिभावकों से शिकायत करेंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, देरी से आने के कारणों का पता लगाएंगे या सभी छात्रों के सामने दंडित करेंगे? तो देखिए, दंडित तो कहीं भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आरटीई और एनसीएफ के बाद छात्र को दंड करना तो गलत है। विद्यालय से निकाल भी नहीं सकते और अभिभावकों से शिकायत भी नहीं कर सकते। तो उसका सही आंसर हो जाएगा देरी से आने के कारणों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। आप कोई कठिन विषय वस्तु आप छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसका कैसे किस तरह करवाना चाहिए शिक्षण? छात्रों के अनुसार, अंत में, खंडों में या बीच बीच में? तो जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत से लोगों का कमेंट होगा कि छात्रों के अनुसार, लेकिन गलत है, क्योंकि कई बार छात्र जो जटिल या कठिन विषय वस्तु को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा खंडों में। मतलब कोई जटिल वस्तु है, विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु है, तो उसको खंडों में, कई पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को समझाना चाहिए, उसका शिक्षण कराना चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम करवाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मानसिक, शारीरिक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थपूर्ण अधिगम करवा रहे हो आप किसी को तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए मानसिक। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अधिगम का मुख्य घटक पूछा गया है। बाधाएं, उद्दीपक, अभिप्रेरणा या लक्ष्य? तो अधिगम का मुख्य घटक होता है हमेशा अभिप्रेरणा। फिर है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षा के प्रयोग में पूछा गया है कि विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल, जटिल से सरल, उद्देश्य रहित या उपरोक्त सभी? तो हमेशा शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र मतलब पढ़ाते समय हमेशा विषय वस्तु होनी चाहिए सरल से जटिल। मतलब पहले आप छात्रों को सरल चीज़ें सिखाओ और उसके बाद धीरे धीरे उस लेवल को आगे बढ़ाएं, जटिल स्तर पर ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। ऐसा किसने कहा है? मतलब बच्चों को लिखना सिखाने से पहले चित्र बनाना सिखाएं, चित्रकला सिखाएं, क्योंकि चित्र बनाना भी अक्षर बनाने के बराबर है। ये किसने कहा था? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो ये सभी जानते हैं, ये प्रसिद्ध परिभाषा है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है दूसरों की बात को समझ पाना, अपने मन की बातों को बोल पाना, प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना या आदेश निर्देश दे पाना। देखिए, भाषा सीखने का इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। अगर आप इसमें ऑप्शन पढ़ें तो इसका पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, लेकिन इसमें मुख्य पूछा गया है। तो मुख्य अगर तीनों में से अगर यहाँ ऑप्शन चौथा ऑप्शन होता कि उपरोक्त सभी, तो ये तीनों ही सही होते। लेकिन अगर मुख्य पूछा गया है और एक ऑप्शन चूज़ करना है तो ये होगा प्रत्येक परिस्थिति में
भाषा का प्रयोग कर पाना, यही भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य है, मतलब क्रियात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य अंतिम पद है आदत निर्माण, चरित्र निर्माण, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। ये 3 पक्ष दिए गए हैं मूल्यांकन के, क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और तब तीनों के 6 चरण दिए गए हैं। और क्रियात्मक पक्ष का सबसे अंतिम उद्देश्य, अंतिम चरण पूछा गया है, तो वो होगा आदत का निर्माण। ध्यान रखिएगा, आदत का निर्माण। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो के शिक्षण वीडियो के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने, सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू, बाय बाय।